हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। महावीर शिक्षण संस्थान द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले ही क्लास में केमिकल काइनेटिक्स में अपन ने अणु संकेता पढ़ा था कि किसी रासायनिक संतुलित अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या को ही क्या बोलेंगे हम, अणु संकेता। अब अभिक्रिया के अंदर जितने भी अभिकारक होंगे, जैसे एक है तो अणु संकेता क्या होगी, एक, दो है तो अणु संकेता दो, तीन है तो अणु संकेता तीन। और बताया था कि अणु संकेता का मान कभी भी शून्य नहीं होता और नई अणु संकेता ऋणात्मक होती है। अणु संकेता एक सैद्धांतिक मान होता है। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि, जैसे अपन ने पहले मात्रक पढ़े थे, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब उस कोटि किस प्रकार से निकालते हैं अभिक्रिया की। जो अणु संकेता था वो तो था सैद्धांतिक मान और कोटि होता है प्रायोगिक मान, प्रैक्टिकली निकाला हुआ। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये है कोई अभिक्रिया है, जैसे A प्लस B और इससे बन रहा है C। एग्जाम्पल देखना, इसी से परिभाषा याद हो जाएगी। अब इसमें अभिक्रिया का अगर हम वेग समीकरण लिखना चाहें तो अभिक्रिया का वेग यानी R, और अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। पढ़ा था हमने। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक कौन है A और दूसरा अभिकारक कौन है B, और इनको बड़े कोष्ठक में लिख दिया। इसका मतलब इनकी सांद्रता और बीच में क्या आ गया, इनटू, तो गुणनफल हो गया दोनों। अब देखिए R बराबर क्या हो जाएगा K, ये A और ये B। अब इसका भी एक मोल और इसका भी एक मोल। अब इनके ऊपर हम एक एक मोल लिख भी सकते हैं, अगर न भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब कोटि क्या होती है, ये तो हो गया अभिक्रिया का वेग समीकरण, वह। और कोटि क्या है, कोटि का मतलब है जैसे इनकी घात कितनी है दोनों की, एक, A की भी एक और B की भी एक, तो इस अभिक्रिया की कोटि हो गई 2। अब ये कोटि 2 कब आई, ये देखना, कब कैसे निकाला हमने इस अभिक्रिया के वेग समीकरण। क्या किया हमने वेग समीकरण में, अभिकारकों की जो सांद्रता है A बड़े कोष्ठक में, B बड़े कोष्ठक में। इसका मतलब क्या है, A अभिकारक B अभिकारक, बड़े कोष्ठक का मतलब इनकी क्या होगी, सांद्रता। ये ऊपर जो लगी हुई है ये क्या है, घात, और घातों का हमने क्या किया है, योग, और इस योग को ही हम क्या कहते हैं, कोटि। मान कैसे निकाला हुआ है, प्रायोगिक। ठीक है, तो देखिए परिभाषा क्या होगी, प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिक्रिया के वेग समीकरण अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्लियर परिभाषा। दोबारा एग्जाम्पल से देखना, कभी नहीं भूलोगे। कोटि किस प्रकार से निर्धारित की गई है, प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से। तो देखिए प्रायोगिक रूप से निर्धारित, दोबारा से देखना, प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है। अब जो अणु संकेता थी वो तो थी सैद्धांतिक, और कोटि कैसी होती है, प्रायोगिक। कोटि का मान शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अणु संकेता का मान कभी भी शून्य नहीं होता। कोटि का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, अणु संकेता का मान ऋणात्मक नहीं होता। कोटि का मान भिन्नात्मक भी हो सकता है, भिन्न के रूप में। तो यहीं पे मैं आपको एक तो अणु संकेता और कोटि के अंतर भी बता देता हूँ। और ये कोटि, अब देखिए दोनों में अगर हम पहला अंतर लिखना चाहें तो दोनों की परिभाषा, पहला अंतर यही होगा, परिभाषा है वो अंतर हो जाएगी। परिभाषा में क्या होगा, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणुओं की संख्या को अणु संकेता कहते हैं। कोटि का मान क्या होगा, प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिक्रिया वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के
योग को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की कोटि। क्लियर। दूसरा अंतर लिखेंगे तो कोटि तो कैसा मान है, सैद्धांतिक मान है। अंतर का मतलब एक को याद रख लो, दूसरे को उसका उल्टा कर दो, थ्योरेटिकली निकाला हुआ। और कोटि कैसा मान है, प्रायोगिक मान है। काफी बार एग्जाम्पल ये इसका क्वेश्चन पूछा गया। यह हो गया दोनों में दूसरा अंतर, पहला परिभाषा के आधार पे और दूसरा सैद्धांतिक प्रायोगिक। तीसरा, अणु संकेता का मान कभी भी शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होगा, और कोटि का मान शून्य भी हो सकता है। अभी आगे एग्जाम्पल बताएंगे। क्लियर। चौथा अंतर, अणु संकेता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होगा, जबकि कोटि का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। अंतर याद हो गए। पहला अंतर दोनों का परिभाषा का, दूसरा अणु संकेता सैद्धांतिक और कोटि प्रायोगिक। तीसरा अंतर, अणु संकेता का मान शून्य नहीं होता, जबकि कोटि का मान शून्य भी हो सकता है। चौथा अंतर, अणु संकेता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता और कोटि का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। क्लियर। ये दोनों के अंतर हो गए। अब कोटि के कुछ एग्जाम्पल बताता हूं उसमें आपको। जैसे मान लीजिए ये है A प्लस बी और इनसे कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद, ठीक है। इसकी A की मोल संख्या X और B की मोल संख्या है Y, ठीक। अब इसका वेग समीकरण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वेग समीकरण लिखेंगे हम R A की पावर X और B की पावर हो जाएगी Y, यही लिखते हैं। अब इस समानुपाती चिन्ह को उठाएंगे तो R बराबर हो जाएगा वेग नियतांक के A की पावर X और B की पावर भी Y। अब कोटि क्या होगी, बोलो, वही बात होगी, कोटि बराबर X प्लस Y, यही होगी, यानी X प्लस Y दोनों ये क्या है, कोटि। क्लियर यहाँ तक। अब इसमें देखिए x प्लस वाई, इन दोनों का मान अगर जोड़ के होगा शून्य तो अभिक्रिया हो जाएगी शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर मान लीजिए x प्लस वाई का मान आ जाए जोड़ के 1 तो हम अभिक्रिया को बोलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और अगर x प्लस वाई इसका मान आ जाए जोड़ के 2 तो हम इसको बोलेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। और x प्लस वाई दोनों का मान जोड़ के आ जाए 3 तो इसको हम बोलेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया। हो गई बात क्लियर। प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिक्रिया वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग कोटि कहलाता, यही हुआ है। अब इसमें देखिए आगे, ये एक एग्जाम्पल तो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे H2 हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ये दोनों सूर्य के प्रकाश, Hmu का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, इसमें अभिक्रिया करके और HCl गैस का निर्माण करते हैं। इसे संतुलित कर दिया मैंने, ठीक है। इसमें अगर वेग समीकरण लिखेंगे तो वेग समीकरण होगा ये R बराबर K H2 और ये हो जाएगा Cl। ये अगर सूर्य के प्रकाश में है, याद रखना, तो इस अभिक्रिया को हम हमेशा बोलेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्लियर। कौन सी कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये टूट के बनाता है H2O प्लस हाफ O2 ऑक्सीजन गैस और जल।
अब यहाँ पर इसका वेग समीकरण हो जाएगा R बराबर K और ये H2O2 की सांद्रता, इसकी कोटि कितनी होगी? कोटि होगी इसकी 1, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, कोटि का मान कितना है? 1। और इसमें अगर लिखना चाहें तो यूँ लिख दें कि कोटि का मान कितना होगा इसमें? 0। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए, जैसे मान लीजिए ये है CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट। नाम क्या है इसका? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट की अभिक्रिया अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ में करवाई जाती है तो यहाँ से निकलता है C2H5 और यहाँ से निकलता है OH, और ये दोनों मिलके बनाते हैं C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल। पीछे इधर तो बच गया CH3COO और इधर क्या बचा है? Na, तो ये बन जाएगा CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट। अब इसमें देखिए अभिक्रिया वेग समीकरण क्या होगा? R बराबर ये हो जाएगा K, अभिकारक एक तो है एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 और दूसरा अभिकारक है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी कोटि का मान होगा, इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल। यहाँ इसका कितना था? 1, तो 1 को लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है, लेकिन इसको ध्यान रखना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये होगी शून्य कोटि की। तो यहाँ पे ये हो जाएगी कौन सी कोटि की? द्वितीय कोटि। मान कितना हो जाएगा? 2। अब कोटि का मान मैंने बताया था कि भिन्नात्मक भी हो सकता है, अणुसंख्यता का नहीं होता लेकिन कोटि का भिन्नात्मक। देखिए जैसे ये हैं H2 प्लस Br2 और इससे बनता है 2HBr। अब इसका मान आएगा आपके भिन्नात्मक भिन्न के रूप में और इसका मान होगा 3/2। कोटि का मान होगा इसमें 3/2। अब देखिए इसका वेग समीकरण होता है R बराबर K H2। इसके तो हमेशा गिने जाते हैं 1 मोल और Br2 है, इसका गिना जाता है आधा मोल। तो इनको जोड़ेंगे दोनों को तो कोटि कितनी हो जाएगी? कोटि बराबर 1 + 1/2। कितना बोल सकते हैं? 3/2। तो कोटि का मान कितना हो गया? 3/2। बोलो भिन्न के रूप में आया है, यानी इसका मान कितना है? 3/2। अब एक जैसे फ्लोरीन क्रिया नहीं कर रहा, इसमें हाइड्रोजन के साथ में क्लोरीन की क्रिया करवा दी तो 0 कोटि, ब्रोमीन की हो गई तो 3/2 कोटि। अब अगर आयोडीन की होगी, तीनों हेलोजन को एक साथ में रखना याद कि H2 + I2 और इससे बनता है 2HI और इसका वेग समीकरण होता है R बराबर K H2 की पावर 1 और I2 की पावर 1। तो ये हो जाएगा कोटि का मान इसका कितना होगा? 2। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन के साथ में क्लोरीन सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया है तो 0 कोटि, अगर क्लोरीन के अलावा ब्रोमीन हो हाइड्रोजन के साथ तो 3/2 कोटि, और अगर आयोडीन हो तो द्वितीय कोटि, दोनों के 1-1 मोल। क्लियर? देख लीजिए एक बार फिर से। हो गया होगा? अब देखिए जैसे यह है CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, CHCl3 इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म।
अब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है क्लोरीन के साथ, तो इससे बनता है CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ से निकलता है H और यहाँ से एक Cl, तो इस H के स्थान पे यहाँ से तो एक क्या आ जाएगा Cl, तो क्या बन गया CCl4। क्योंकि कार्बन है, इस कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। अब यहाँ पे देखिए 4 में से एक के साथ हाइड्रोजन और 3 के साथ में क्या जुड़ रहा है क्लोरीन। इधर ये क्या है Cl, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़े हुए। तो देखिए यहाँ से तो H और यहाँ से Cl, तो बाहर क्या निकला HCl, और यहाँ से जो वैलेंसी फ्री हुई H, उसके स्थान पे कौन जुड़ जाएगा Cl। तो कार्बन से कितने Cl जुड़ गए 4 Cl, तो ये हो गया CCl4। अब यहाँ पे इसका वेग समीकरण होता है R बराबर के CHCl3, इसकी तो होती है 1 मोल, और जो क्लोरीन है इसके काम में आते हैं हाफ। ठीक है, इसकी घात होगी हाफ। किसके समान, जैसे हम ब्रोमीन की और H2 की अभिक्रिया कर रहे थे, ठीक वैसा ही है। और इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, तो कोटि होगी इसकी भी 3/2। क्या यही होगी क्या, एक को और हाफ को जोड़ेंगे, ठीक है, एक को और आधे को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3/2। जैसे एक आपको एग्जाम्पल अनुसंकेता में करवाया था कि FeCl3 प्लस SnCl2, और इससे बन रहा था FeCl2 प्लस SnCl4। क्या यही संतुलित किया था, Fe2 यहाँ भी 2, क्लोरीन 3 दूनी 6 और 2 8, क्लोरीन 2 दूनी 4 और 4 8, 3 इधर 1 और इधर भी 1, हो गया संतुलित। अब इसका वेग समीकरण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, R बराबर के FeCl3, पावर में कितना लगाएंगे 2, क्योंकि 2 मोल है, फिर इनटू SnCl2, पावर में कितना कर देंगे 1। तो देखिए कोटि क्या हो जाएगी, कोटि बराबर होगी 2 + 1, तो कोटि का मान कितना हो गया 3। कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो गई है, तृतीय कोटि। अणु संकेता और कोटि आराम से ज्ञात कर सकते हो या नहीं। अणु संकेता तो क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या। कोटि का मान क्या है, प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिक्रिया वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रता के घातों का योग। और जो योग के अंदर भी जो अपवाद है वो बता दी, एक तो H2 और Cl2 शून्य कोटि की अभिक्रिया, H2 और Br2 3/2, क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन वाली अभिक्रिया भी 3/2। बाकी के अंदर क्या हो गए, ये संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। अगली देखिए, अगला टॉपिक है छद्म कोटि की अभिक्रिया। सूडो ऑर्डर रिएक्शन, इसी का इंग्लिश वाला नाम भी हिंदी में लिखे देता है यूं, सूडो कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। छद्म कोटि की अभिक्रिया या सूडो कोटि की अभिक्रिया या सूडो अभिक्रिया, दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए होगी क्या, ऐसी अभिक्रिया जिसकी अणु संकेता और कोटि के मान अलग अलग हो। परिभाषा क्या है,
वह अभिक्रिया जिसकी अणुसंख्यता व कोटि का मान भिन्न भिन्न होता है उसको हम बोलेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, यानी छद्म कोटि की अभिक्रिया। अणुसंख्यता अलग हो और कोटि भी अलग हो। अब इसी के अंदर आती है एक एकाणुक छद्म कोटि की अभिक्रिया। एकाणुक छद्म कोटि की अभिक्रिया। अब इसके लिए कोटि का मान तो होगा 1, कोटि का मान तो कितना होगा 1, और अणु संख्यता का मान होगा अलग। तो वह अभिक्रिया जिसकी कोटि का मान हो 1 परंतु अणु संख्यता का मान अलग हो उसे हम बोलेंगे एकाणुक छद्म कोटि की अभिक्रिया। और छद्म कोटि की अभिक्रिया किसको बोलेंगे? जिसकी अणु संख्यता व कोटि के मान भिन्न भिन्न हो। एकाणुक छद्म कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसकी कोटि का मान 1 हो व अणु संख्यता का मान अलग हो, उसको हम बोलेंगे एकाणुक छद्म कोटि की अभिक्रिया। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। इसमें एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे बता रहा हूं, जैसे इक्सु शर्करा है, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, C12 है, H22 ऑयल है। ये इक्सु शर्करा या इसको सुक्रोज बोल सकते हैं। जल अपघटन का मतलब अभिक्रिया किसके साथ है? H2O जल के साथ। अम्लीय माध्यम यानी ये हो गया H+, होगी लैंग्वेज। अब इससे बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। पहले भी कर चुके हैं इसी लिए। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल इसके बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो जल होता है ये होता है हमेशा आधिक्य के रूप में। आधिक्य का मतलब होता है अधिक मात्रा में, और अधिक मात्रा में अगर जल है तो इसकी सांद्रता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए समुद्र में से कोई चिड़िया पानी पी के उड़ गई तो समुद्र के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे ये जल क्या है? आधिक्य यानी अधिक मात्रा में एक्सिस, तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसकी सांद्रता में। तो इसका जो वेग समीकरण होगा वो होगा R बराबर K C बार है H/O11, और इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? कोटि बराबर होगी 1। क्लियर? और जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। एथिल एसीटेट CH3COO C2H5, जल अपघटन यानी H2, माध्यम अम्लीय यानी H। अब जल किसमें टूटता है? H व OH में। तो यहाँ से H व OH में टूटेगा जल, जैसे H व OH में, तो यहाँ से बन टूटता है। इधर तो क्या बन गया? CH3COOH, और इधर क्या बच गया? C2H5OH। तो ये बना है CH3COOH एसिटिक अम्ल और प्लस C2H5OH एथिल एल्कोहल। अब इसका अगर हम वेग समीकरण लिखेंगे तो ये हो जाएगा R बराबर K। इसमें भी ये है एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है आधिक्य बोल दो चाहे एक्सिस, यानी अधिक मात्रा में, ठीक है। अब ये एक समीकरण होगा R बराबर K CH3COO C2H5, और ये एक है तो एक को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, एक्सिस वाला कभी नहीं गिना जाएगा। तो इसकी भी कोटि क्या हो गई? कितनी हुई कोटि इसकी भी? 1 हो गई। एक आपको नोट्स में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड वाला एग्जाम्पल, उसका जल अपघटन बताया हुआ उसमें।
इसमें आपको याद इतना ही रखना है, जैसे मान लीजिए ये अभिक्रिया है A+B और ये दिया हुआ है आपको एक्सिस और ये बन रहा है C और आपसे पूछा गया कि अभिक्रिया की कोटि बताइए, तो कितनी बताओगे? 1 बताएंगे। क्यों? किसकी सांद्रता गिनी जाएगी? केवल A अभिकारक की गिनी जाएगी, B की नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि B क्या है? अधिक मात्रा में, इसकी सांद्रता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एकाणुक छद्म कोटि की अभिक्रिया मतलब क्या हुआ? वह अभिक्रिया जिसकी कोटि का मान 1 हो परंतु अणु संकेता का मान अलग हो, उस अभिक्रिया को बोलेंगे हम एकाणुक छद्म कोटि की अभिक्रिया। एग्जाम्पल पूछे तो इक्सु शर्करा का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, दूसरा लिखना चाहो तो एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। देख लीजिए एक बार, देखिए जैसे ए और इससे बन रहा है प्रोडक्ट, अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग 8 गुना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यानी अभिक्रिया की अगर अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को दुगुनी कर रहे हैं तो वेग कितने गुने से बढ़ रहा है? 8 गुने से। देखिए कैसे है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें एक समीकरण याद रखना है कि वेग बराबर होता है k और सांद्रता की पावर होगी n। ये फॉर्मूला याद रखना। वेग यानी क्या है? r, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, वेग का मतलब r। k क्या है? वेग नियतांक, ठीक है। और सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, यहाँ अभिकारक कौन है? A, तो ये A की सांद्रता। और n का मतलब पावर में है, तो ये क्या है? अभिक्रिया की कोटि। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में। अब ये मान लीजिए इसको दे दिया हमने समीकरण संख्या 1, क्लियर। अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अभिकारक की सांद्रता को दुगुनी कर देंगे, जैसे अभिकारक की सांद्रता कितनी है? A, दुगुनी का मतलब क्या हो जाएगी? 2A, तो वेग कितने गुना बढ़ जाएगा? 8 गुना। तो प्रश्न बोल रहा है कि वेग 8 गुना होगा, यानी 8R बराबर K। कब होगा? जब अभिकारक की सांद्रता को कितना करेंगे? दुगुना, और इसकी पावर n, यानी कोटि तो हमें ज्ञात कर ली। अब ये हो गया समीकरण संख्या 2, ठीक है। अब समीकरण 2 में ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, अधिक वाले में कम वाले का भाग लगा देंगे। अधिक कौन है? समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाने पर, तो देखिए दोनों पक्षों को अलग अलग लिख दीजिए। तो ये तो हो गया 8R बटा R, ठीक है, इधर वाला पक्ष हो गया। इधर देखिए बराबर के, ये क्या हो जाएगा? 2A की पावर हो जाएगी n अपॉन k, और A की पावर हो जाएगी n। अब जिससे जो कैंसिल हो रहे हैं उनको काट दीजिए। तो इधर तो अगर हम देखना चाहें तो R से R कैंसिल, इधर देखना चाहें तो A से A कैंसिल और K से K कैंसिल। जो बच रहे हैं उसको लिख दीजिए। अब यहाँ तो बच रहा है 8 और इधर बच रहा है 2 की पावर n। क्या यही बच रहा है? इधर 2 की पावर n ही तो बच रही है। n को लिख दिया, केवल ये भी n है और ये भी n है। अब हम 2 की पावर जो 8 है, वो सॉरी 8 है, इसको क्या हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं?
क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3 का मतलब यही हुआ 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसको चाहे 8 लिखो चाहे 2 की पावर 3 लिखो, एक ही बात है। अब इधर क्या है ये 2 की पावर n। अब दोनों के आधार समान है तो आधार को छोड़ सकते हैं। तो n बराबर कितना मान आया 3, और n को हमने क्या माना था, n क्या है, n क्या है यहाँ अभिक्रिया की कोटि, और अभिक्रिया की कोटि कितनी आई 3। क्वेश्चन अगर बोर्ड में आए तो इस प्रकार से करते हैं। इस क्वेश्चन को अपन सीधा भी कर सकते हैं लेकिन उससे नंबर नहीं मिलेंगे। सीधा कैसे करेंगे कि जैसे वेग सीधा करना चाहे तो 8 बराबर के a की पावर रख देंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर सांद्रता को दुगनी करें तो ये लो सांद्रता दुगनी तो ये हो गई, तो वेग कितने गुना 8 गुना, तो इसको लिख दिया 8r। अब कोटि ज्ञात करवा रहा है तो हम इस n का मान ऐसा रखें कि इधर वाला पक्ष और इधर वाला बराबर हो जाए। तो n के स्थान पे कितना रखें, जैसे n के स्थान पे रख रहे हैं 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 2 दूनी 4, और अगर n के स्थान पे रखें n बराबर 3 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा नहीं। तो इधर भी कितना है 8 और इधर भी कितना आ जाएगा 8, तो n का मान कितना आएगा 3। लेकिन ये सीधा आंसर है ऑप्शन वाला, ठीक है। ऑप्शन के अंदर ये काम में आता है लेकिन हमें पूरा लिखना है तो इस प्रकार से करना हो। क्लियर। अब इससे आगे एक क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही करवा रहा हूं कि अभिक्रिया में अगर इसी में अभिकारक की सांद्रता को कर दी जाए तिगुनी, तो वेग हो जाता है 9 गुना। तो ये ही क्वेश्चन अभिक्रिया की कोटि का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था कि ऐसा ही फॉर्मूला लिखना है। सीधा आंसर निकालो तो कैसे निकालेंगे, पहले सीधा बता दो, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है। ये अगर ऑप्शन होंगे तब काम में आएगा, हमें तो पूरा लिखना है। सीधा निकालेंगे तो देखिए r बराबर k और a की पावर क्या है n। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है 9r बराबर k और ये हो जाएगा 3a की पावर n। अब n का मान ऐसा रखो कि इधर भी 9 हो जाए, तो n का मान हम रख देंगे कितना 2, तो कोटि का मान कितना आ गया 2 हुआ या नहीं। लेकिन हमें तो पूरा डिटेल से करना है। तो देखिए पूरा डिटेल से कैसे होगा, जैसे ये लिख ही दिया। अब वेग समीकरण यानी r बराबर k और a की पावर n, यही बनेगा इसका वेग समीकरण। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार सांद्रता कितनी है तिगुनी, तो 3a की पावर n, और वेग कितना हो जाता है 9 गुना, तो 9r, ठीक है। ये समीकरण संख्या 1 और ये समीकरण संख्या 2। अब वही बात, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाने पर दोनों पक्षों में अलग अलग भाग लगा दीजिए। तो 2 को ऊपर, तो 9r बटा r बराबर के 3a की पावर n अपॉन के a की पावर n। जो कट रहे हैं उन्हें काट दीजिए। r से तो r कैंसिल, k से k कैंसिल, a से a कैंसिल। इधर तो क्या बच रहा है 9 बराबर, और इधर बच रहा है 3 की पावर n। अब इसको हम 9 बराबर 3 की पावर n, तो इसमें आधार समान करने के लिए 3 की पावर 2 लिख सकते हैं।
3 3 9 हो जाएगा। और इधर ये क्या होगा 3 की पावर n, आधार समान है तो छोड़ देंगे, तो n बराबर मान कितना आ गया 2। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर? देख लीजिए एक बार फिर से, देखिए ये है x प्लस वाई और इससे बन रहा है प्रोडक्ट। अभिक्रिया x के संदर्भ में द्वितीय कोटि की तथा y के संदर्भ में तृतीय कोटि की है। x के संदर्भ में तो कौन सी कोटि की? द्वितीय कोटि की, और y के संदर्भ में तृतीय कोटि की। अब देखिए इस अभिक्रिया में यदि अभिकारकों की सांद्रता को दुगुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का वेग कितने गुना होगा या कितने गुना बढ़ेगा। ठीक है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे अभिक्रिया क्या है, x प्लस वाई और इससे बन रहा है प्रोडक्ट उत्पाद। अब हमारा समीकरण देखिए, वेग समीकरण ये है r बराबर के x की पावर जैसे हम मान रहे हैं n और y की पावर भी अपन मान रहे हैं एक बार n। ठीक है, ये अपन ने एक समीकरण बना लिया। n का मतलब क्या है, अभिक्रिया की कोटि। अब चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है, x के संदर्भ में तो द्वितीय कोटि और y के संदर्भ में तृतीय कोटि। तो देखिए r बराबर के x के संदर्भ में द्वितीय कोटि तो n का मान कितना हो जाएगा 2, और y के संदर्भ में तृतीय कोटि तो n का मान कितना हो जाएगा 3। क्लियर यहाँ तक? अब ये हो जाएगा समीकरण संख्या 2 और वेग को हम दे देंगे r का मान r1। ये तो हो गया इसका r1 का मतलब पहला वेग। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो रही है। अभिकारकों की सांद्रता दुगुनी करने पर, तो देखिए इसको हम वेग मान रहे हैं r2। वेग तो हमसे पूछ रहा है कितना गुना बढ़ेगा, एक को तो मान लिया r1 और दूसरे को r2। तो r2 बराबर के अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा दीजिए, तो ये तो हो जाएगा 2x की पावर 2 और ये हो जाएगा 2y की पावर 3 और इसको दे देंगे समीकरण संख्या 3। वही बात वहाँ अधिक वाले में कम वाले का भाग लगाया था, यहाँ भी यही कर देंगे। अधिक वाले में किसका भाग लगा देंगे, कम वाले का। तो देखिए अधिक है समीकरण संख्या 3, तो समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर, अब समीकरण 3 क्या है, r2 और 2 है r1, एक पक्ष हो गया बराबर, ये तो हो गया k 2x की पावर 2 और 2y की पावर हो जाएगी 3 बटा नीचे क्या आ जाएगा
के और ये हो जाएगा x की पावर 2 और y की पावर हो जाएगी 3। अब जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, k से k कैंसिल, x से x, y से y। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे देखिए इधर तो क्या बच रहा है, R2 बटा R1 बराबर, इधर तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 यही बच रहा है। नीचे ये कैंसिल होएगा, 1 की पावर 2 को 1 इंटू 1 तो 1 ही मान आएगा, और 1 की पावर 3 करेंगे तो भी 1 ही मान आएगा, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो भी 1 ही मान आएगा, और इसका इसमें भाग लगाएंगे तो उससे वो ही मतलब यही रह बचेगा लास्ट में। तो देखिए यहाँ पे ये बच गया 2 की पावर 2, चाहे सीधा लिख दीजिए ऐसे, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर हो जाएगी 3। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो R2 बटा R1 बराबर ही हो जाएगा 2 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनों 32। तो देखिए R2 बटा R1 बराबर की हो गया 32। और हमसे क्या पूछ रहा है, अगर अभिकारकों की सांद्रता को दुगना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ेगा। अभिकारकों की सांद्रता अपने दुगनी कहाँ पे की है, यहाँ पे, और यहाँ पे मान कितना है इधर वाला R2, तो हमें क्या निकालना है, R2 निकालना है। तो यहाँ से R2 निकाल लो, तो R2 बराबर इसको वज्र गुना करेंगे तो इसके नीचे कितना मान सकते हैं 1, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 32 R1, ये पहले का वेग और ये हो गया अंतिम वेग। यानी अभिकारकों की सांद्रता दुगनी करने पर जो वेग है वो कितने गुना बढ़ जाएगा, 32 गुना बढ़ जाएगा। आ गया समझ में? क्लियर? आज तक की क्लास यहाँ तक।